नमस्कार। आज ये मास्टर क्लास एमएसपी पे यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। मास्टर क्लास इसलिए कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मामला क्या है। सपोर्ट करने वाले भी पूछते हैं, विरोध करने वाले भी पूछते हैं और मेरे अंदर का मास्टर जाग उठता है। मैंने कई बार मास्टरी की ना बहुत साल तक, तो मेरी इच्छा होती है कि उन्हें बैठा के समझाऊं भैया ये है। और एमएसपी ये सवाल है जिस पे बहुत ज़रूरत है। इसलिए आज के इस वीडियो में सब सवालों का जवाब, ये एमएसपी है क्या, कैसे तय होती है, क्यों ज़रूरत है, क्या दिक्कत है, किसान क्यों परेशान हैं, क्या मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों विरोध हो रहा है और क्या होगा। मतलब एमएसपी की पूरी रामायण का कपड़ा छान निचोड़ कुछ ही मिनटों में। तो अगर आप किसान हैं, किसान एक्टिविस्ट हैं, किसानों के हितैषी हैं या स्टूडेंट हैं, इस देश के नागरिक हैं, जानना चाहते हैं कि ये मामला क्या है, तो पेश है एमएसपी की मास्टर क्लास। पहला सवाल, ये एमएसपी है क्या? एमएसपी आंदोलन वगैरह में भी इसके हिंदी शब्द में कोई बोलता नहीं है, इसको एमएसपी बोलते हैं लोग। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब सरकार हर साल दो बार, एक बार मई के महीने में या कभी अप्रैल के महीने में और दूसरी बार अक्टूबर के महीने में फसल बोने से पहले एक लिस्ट जारी करती है केंद्र सरकार और कहती है फला फला फसल की न्यूनतम मूल्य इतना होगा इस सीजन के लिए। उसे कहा जाता है एमएसपी। शुरुआत इसकी हुई थी 1965 में। उस जमाने में ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, नई वीट की और राइस की वैरायटी इंट्रोड्यूस की जा रही थी और वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं था कि किसान इसको स्वीकार करेंगे। किसान भी असमंजस में थे, भाई तुमने नई चीज लगा दी, मान लो मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। और वो जमाना था जब देश में खाद्यान्न की सीरियस कमी थी। तो ऐसे में सरकार ने शुरू की थी स्कीम किसान को भरोसा दिलाने के लिए, चिंता मत करो, तुम ये फसल उगाओ और अगर उगेगी, जितनी भी उगेगी, तुम्हें कम से कम इतने प्राइस की तो हम गारंटी देते हैं। ज्यादा मिल जाए तो बेच लेना, नहीं तो कम से कम इतने की तो गारंटी है। मिनिमम प्राइस, लेकिन खाली मिनिमम प्राइस नहीं है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सरकार ने कहा कि हम खरीद लेंगे ना, चिंता की कोई बात नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। शुरू यहां से हुआ, बाद में वो संकट टल गया, लेकिन दूसरी जरूरत पैदा हुई। दूसरी जरूरत थी गरीब लोगों को राशन देने की। सरकार गरीबों को राशन देना चाहती थी, सस्ता अनाज, सस्ता गेहूं चावल देना चाहती थी। कैसे दे? उसके लिए ये स्कीम जो कि शुरू हुई थी किसानों को भरोसा देने के लिए, पता नहीं कब वो स्कीम बदल गई और बन गई राशन की दुकान के लिए अन्न खरीदने की स्कीम। ये स्कीम बदली गई, धीरे धीरे इसमें अन्य फसलें भी जुड़ती गई और ये देखिए आपके सामने जो सूची है, ये 23 फसलों की सूची है। आजकल सरकार 23 फसलों पे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। ध्यान से देखिए इस सूची को, इसमें ज्यादातर अनाज हैं, ज्यादातर फसलें हैं खेत में होने वाली। जो नहीं है इसमें फल नहीं है, फूल नहीं है, सब्जी नहीं है और अंडा दूध इत्यादि ये सब नहीं है। तो ये मुख्यतः केवल अनाज, तिलहन, दलहन इत्यादि और इसके साथ में जूट और गन्ना, इनकी लिस्ट है। सरकार सिर्फ इन्हीं पे देती है। ये फसलें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन देश के कुल कृषि उत्पाद की अंदाजन 1/4 28% के करीब है फसलें मिला के। ये भी याद रखिए कि एमएसपी सरकार की अपनी मजबूरी से शुरू हुई थी, फिर उपभोक्ता की मजबूरी से शुरू हुई थी। इस स्कीम में कभी भी किसान को प्राथमिकता नहीं दी गई है, उत्पादक को प्राथमिकता नहीं दी गई। लेकिन ये किस्सा आगे बढ़ रहा है, उससे पहले आपको समझाऊं कि एमएसपी की जरूरत है क्यों जरूरत हुई। पहली बात, आप सोच रहे होंगे, कई लोग आपको कह भी रहे होंगे, भैया इतनी सारी चीजें बाजार में मिलती हैं, ये किसान को एमएसपी क्यों मिल रही है, बाकी दुकानदार को क्यों नहीं, उद्योग को क्यों नहीं, फैक्ट्री को क्यों नहीं, फला चीज को क्यों नहीं। उसका उत्तर सबसे पहला ये है
कि कृषि जितना जोखिम का काम है, जितना रिस्क है, उतना किसी चीज में नहीं है। खेती सिर्फ एक चीज है जिसमें दोनों तरह के रिस्क हैं, प्रोडक्शन रिस्क और मार्केटिंग रिस्क। उत्पादन के वक्त मौसम की मार, कुछ भी हो सकता है, फल आपका बीज खराब हो सकता है, कीटनाशक की दिक्कत हो सकती है, बीमारी लग सकती है, ओला वृष्टि, बरसात, सूखा कुछ भी पड़ सकता है। और सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर बाजार में दाम का कोई भरोसा नहीं है। इतने जोखिम वाला काम और कोई नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ जोखिम का नहीं है। दूसरा, कृषि एक ऐसी चीज है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। आप देश 6 महीना कंप्यूटर नहीं आएंगे, मोबाइल फोन नहीं आएंगे, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन देश जिंदा रहेगा। 6 महीना अगर खाद्यान्न नहीं होगा, बता सकता हूं आपको 6 हफ्ते के अंदर संकट खड़ा हो जाएगा देश में। और एक बार ऐसा हो चुका है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। 1965-66 का वक्त था, देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी और उस वक्त देश को अमेरिका के सामने हाथ फैला के खाद्यान्न मांगना पड़ा था। इस देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक जो दौर गुजरे हैं उनमें से एक ये था। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। ये सवाल इस देश के बहुत बड़े गरीब वर्ग का है जिसको खाद्यान्न सस्ते चाहिए। बाकी चीजों में आप कह सकते हैं कंप्यूटर के दाम बढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन के दाम बढ़ रहे हैं, किताबों के दाम बढ़ रहे हैं, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक चीज है खाद्यान्न जिसमें सरकार कहती है ना, दाम बढ़ने नहीं देना। और याद रखिए, इस देश के किसान कोई 2-5% नहीं है। इस देश की 54% आबादी किसी ना किसी तरह से खेती में लगी हुई है। इस सब की वजह से खेती और ये खाद्यान्न जो है, फूड प्रोड्यूस, वो कोई कई चीजों में से एक प्रोड्यूस नहीं है मार्केट में। ये एक ऐसा विशेष प्रोड्यूस है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जिसके दाम सरकार बढ़ने नहीं देना चाहती। इसलिए आपको जो उत्पादक है उसको कुछ न्यूनतम सुरक्षा देनी पड़ेगी। तीसरा सवाल, ये कैसे तय होती है एमएसपी? बहुत लोगों को पता नहीं है। सरकार तय करती है, केंद्र सरकार तय करती है। याद रखिए, राज्य सरकारें एमएसपी तय नहीं करती, वो उसके लिए रिकमेंडेशन दे सकती हैं, तय नहीं करती। तय करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, विंग है, जिसका नाम है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। नाम है कमीशन, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक छोटा सा विंग है, विभाग है, जो कि सरकार के तहत काम करता है। कैसे तय करता है कॉस्ट एंड प्राइसेस? एमएसपी को तय करने के लिए पहली स्टेज होती है कि देश भर में फसल की लागत क्या है, लागत का पता करते हैं, पूरे वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए करते हैं। मगर सवाल है कि लागत है क्या? लागत के अलग अलग एस्टिमेट होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। आप भी सुनते होंगे ना, A2, FL, C2, क्या लफड़ा है। लागत का अलग अलग मतलब हो सकता है। आपको सिर्फ 4 चीज बताऊंगा। लागत का मतलब यह हो सकता है कि किसान की जेब से जो जो पैसा खर्च हुआ, पानी के लिए, बिजली के लिए, बीज के लिए, कीटनाशक के लिए, कटाई के लिए, जो कुछ उसकी जेब से खर्च हुआ, वो लागत है किसान की। आम किसान से पूछिए, उसी को यह लागत अपनी बताता है। इसको बोला जाता है A2 लागत। सरकारी शब्द है, मत पूछिए A2 क्यों कहते हैं, लेकिन A2। इसमें अगर जोड़ दिया जाए किसान की अपनी मेहनत, क्योंकि किसान अपनी मेहनत कर रहा है, जिसके लिए सैलरी किसी को नहीं दे रहा, लेकिन मेहनत तो हो रही है ना उसकी और उसके परिवार की, उसको जोड़ दिया जाए तो बोला जाता है A2 प्लस FL। FL मतलब फैमिली लेबर। लेकिन इसमें अभी भी किसान की अपनी जमीन का किराया नहीं है और किसान ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका ब्याज नहीं है। किसी भी दुकान में, किसी भी फैक्ट्री में अगर लागत निकाली जाती है तो चाहे लाला जी की, उद्योगपति की अपनी दुकान हो, उसका किराया उसमें लगाया जाता है, क्योंकि अगर वो दुकान नहीं करता तो किसी और को किराए पे दे सकता था। दुकान, किसी तरह से किसान भी अपना खेत किसी को किराए पे दे सकता है, तो उसका किराया और इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण लागत बनती है, जिसको कहते हैं C2। वैसे एक C3 भी होती है, यानी कि किसान मैनेजर भी है, किसान मजदूरी नहीं है, अपनी मैनेजमेंट भी तो कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट की लागत भी जोड़ दो तो C3 बन जाती है। लेकिन इसको फिलहाल भूल जाइए। A2 प्लस FL
और C2, इन दोनों को याद रखिएगा। इस लागत के फॉर्मूले के हिसाब से तय होती है MSP, लेकिन कोई बना बनाया मेथड या सिस्टम नहीं है कि भाई इतनी लागत हुई तो इतनी MSP होगी। नहीं, ये CACP अपनी रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल खुल के कहती है कि लागत हम देखते तो हैं, लेकिन लागत एकमात्र आधार नहीं है। तो भाई फिर और क्या आधार है? कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति देखते हैं, कौन सी फसल का कितना प्रोडक्शन है, फ्यूचर में क्या होगा, बाजार की पूरी परिस्थिति देखते हैं। लेकिन एक और चीज देखते हैं जो वो बोलते नहीं है, वो है सरकार का इशारा। सच ये है कि सारी कॉस्ट वॉस्ट देखने के बाद CACP, जो कि सरकार की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उसका चेयरमैन इंतजार करता है एक फोन कॉल का, सर कॉस्ट ऐसी आ रही है, क्या करें इस साल। और ऊपर से सरकार की तरफ से इशारा आता है, नहीं पैसे नहीं, ऐसा करो थोड़ा सा कॉस्ट को कम कर दो। अगर ईमानदार कमिश्नर होगा तो कॉस्ट को तो कम नहीं करेगा, लेकिन सरकार से इशारा लेने के बाद वो रिकमेंडेशन सरकार को देते हैं कि इस साल इतना MSP होना चाहिए। तो ये MSP किसी ऐसे साइंटिफिक सिस्टम से नहीं आता जिसमें कोई हेराफेरी की गुंजाइश ना हो। MSP सरकार के इशारे पे तय की, सरकार को रिकमेंड की जाती है, लेकिन सरकार को वो चीज रिकमेंड की जाती है जो सरकार अपनी जेब टटोल लेती है और कहती है भाई इस बार इतना ही करना, इससे ज्यादा मत करना, वैसे की जाती है। अगला सवाल, MSP तय हो गई, घोषणा हो गई, लागू कैसे होगी, इसकी व्यवस्था कैसी है? याद रखिए मैंने कहा था व्यवस्था मूलतः बनी है सरकार की सुविधा के लिए, उपभोक्ता के लिए, उत्पादक के लिए नहीं। तो क्या करती है सरकार? घोषणा तो 23 फसलों की कर देती है, लेकिन किसान को वास्तव में MSP मिले इसकी कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होती। कागज पे हर सरकार कहती है हाँ किसान को मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री कहते हैं MSP थी, है, रहेगी, मतलब कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे रहेगी। सरकार करती क्या है? सरकार इन 23 फसलों में से सिर्फ 2 फसल की सरकारी खरीद करती है। MSP को लागू करने की प्रमुख व्यवस्था सरकार की जो है वो सरकारी खरीद है। सरकार खुद मंडी में जाती है, खरीदती है। खरीदती किसे है? सब फसलों को नहीं, गेहूं को, धान को, इन 2 के अलावा गन्ने का मामला है, गन्ने का बिल्कुल अलग मामला है, क्योंकि गन्ने को वहां पे सरकार नहीं खरीदती है, गन्ने को मिल खरीदती है, उसका एक अलग कानून है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। तो इन 2 के अलावा सरकार कहीं पे थोड़ा सा दाल खरीद लेती है। गेहूं में टोटल प्रोडक्शन का कोई 18-20% सरकार खरीदती है। धान में देश के टोटल प्रोडक्शन का 35-37-40% तक सरकार खरीदती है। लेकिन दाल का, तिलहन का 1% भी सरकार नहीं खरीदती है। मतलब सरकारी खरीद जो होती है वो इसलिए नहीं होती कि किसान को MSP दिलवानी है। सरकारी खरीद इसलिए होती है कि सरकार को राशन की दुकान में कुछ अनाज देना है। क्या देना है? गेहूं और धान। तो बस उसकी खरीद होती है जो राशन की दुकान के लिए जरूरी है। तो ये जो सरकारी खरीद की व्यवस्था है ये किसान की सुविधा के लिए नहीं है, उपभोक्ता के लिए है। जाहिर है इसलिए किसान को, अधिकांश किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता। तो सरकारी खरीद के अलावा और कोई व्यवस्था है? हो सकती है, सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, लेकिन वो स्कीम काम नहीं करती। स्कीम अच्छी है कि सरकार मार्केट में दखल दे और प्राइसेस को गिरने से रोके, लेकिन उस स्कीम के में ना पैसा होता है, ना सरकार की दिलचस्पी होती है, ना सरकार कुछ काम करती है उसके लिए। हाँ, MSP ना मिलने की बड़ी प्रभावी व्यवस्था है। मैं घूम घूम के देश में मंडियों में देखा जब सरकारी खरीद हो रही थी, सरकार के इतने नियम हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं किसान अपनी फसल बेच ना ले। जो सरकार खरीदना चाहती है वो दन दन खरीदती है बिना किसी नियम के, लेकिन जो नहीं खरीदना चाहती उसमें सरकार कहती है नमी का इतना %, उसमें सरकार कहती है केवल इतना खरीदेंगे, फला दिन खरीदेंगे, इतना देर से शुरू करती है। 10 मतलब बिल्कुल एक हर्डल रेस है जिसमें किसान को तो गिरना ही गिरना है। तो न लेने की व्यवस्था है, लेने की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। नतीजा क्या होता है?
नतीजा ये होता है कि देश के अधिकांश किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। आप देखिए कितने किसानों को एमएसपी के बराबर या उसके ऊपर भाव मिलता है। तमाम आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। एगमार्क नेट का आंकड़ा है जो कि सरकार की वेबसाइट है, जिसपे आप रोज देख सकते हैं कि किसान को हर मंडी में कितना मिल रहा है। सीएसीपी की रिपोर्ट है और एनएसएस के आंकड़े भी आते हैं 5 साल के बाद। ये सब दिखा रहे हैं कि कुल मिला के देश के अधिकांश किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलता। एक आंकड़ा है 6% का, एक आंकड़ा है 10% का, किसी का दावा है 14% का। आप उसे मान लीजिए। मोटी बात क्या, 85% किसानों को एमएसपी पे खरीद का फायदा नहीं मिलता। किस्मत अच्छी हुई और उस साल फसल का दाम ही अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसको मिल जाएगा। लेकिन जब एमएसपी के नीचे दाम गिरने लगते हैं तब किसान को एमएसपी का फायदा देश के 80% किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। किस्मत से दाम मिल गया अलग चीज है, मिनिमम सपोर्ट में जो सपोर्ट है वो नहीं मिलता है। सरकार ने क्या कोशिश की एमएसपी दिलाने के लिए? जैसा मैंने कहा, सरकार हर बार बोलती है हाँ दिलवाएंगे, बिल्कुल पक्का है। कई कमीशन आए हैं। पहले आया था अभिजीत सेन कमेटी, ये 2003-4 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने की कमेटी है, जिसने कहा था कॉस्ट की जो आप कैलकुलेशन करते हैं ये कम से कम C2 कॉस्ट होनी चाहिए। उससे एक कदम आगे लेके स्वामीनाथन कमीशन आया। स्वामीनाथन कमीशन ने देश के एग्रीकल्चर के बारे में 100 से ज्यादा सिफारिश की थी, लेकिन एक सिफारिश जो कि सबको याद है वो ये थी, उन्होंने कहा कि किसान को जो एमएसपी देनी चाहिए वो संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देनी चाहिए। संपूर्ण लागत मतलब C2 कॉस्ट, C3 नहीं, C3 बहुत ज्यादा है, मगर A2FL नहीं, आंशिक नहीं। किसान की संपूर्ण लागत का उसको कम से कम 1.5 गुना मिलना चाहिए। अब 1.5 गुना क्यों, सवा क्यों नहीं, 40% क्यों नहीं? इसका कोई उत्तर नहीं है। जैसे महिला आरक्षण के बारे में 33% आरक्षण होने, अब 33 क्यों, 35 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, एक मोटा अनुमान होता है। मोटे तौर पे स्वामीनाथन कमीशन ने कहा कि अगर किसान को अपनी मेहनत पे 50% कमाई नहीं होती तो वो टिक नहीं पाएगा। दुनिया के ज्यादातर उद्योगों में इससे कहीं ज्यादा कमाई होती है, ये उन्होंने तय किया। ये लोगों के लिए एक फॉर्मूला दिमाग में अटक गया है। सरकार ने कहा कि हम लागत का 1.5 गुना देंगे, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले से नहीं। मोदी सरकार ने, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इसको बदल के आंशिक लागत कर दिया। तो कहा तो ये कि हम स्वामीनाथन के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन C2 का 1.5 गुना करने की बजाय A2+FL की जो आंशिक कॉस्ट थी उसका 1.5 गुना दे दिया और कह दिया बस बस कर दिया, बल्ले बल्ले हो गया। ये चक्कर हुआ है। एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। सरकारों ने कहा है कि घोषणा हम बढ़ाते जाएंगे। सब सरकारें दावा करती हैं, आप देख रहे होंगे, सब सरकार कहती है हमने इतना बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं बधाई हो, इस बार गेहूं का दाम हमने 150 रुपये बढ़ा दिया है। एक तो बात ये सिर्फ घोषणा है, दूसरा वास्तव में यदि आप उसकी महंगाई से तुलना करें तो ये वृद्धि नहीं है। अब ये देखिए, हम यहां पे तुलना कर रहे हैं यूपीए सरकार की और एनडीए सरकार की। 10 साल यूपीए के, 10 साल एनडीए के, दोनों में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई अलग अलग फसलों में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक फसल को छोड़ के 22 फसलों में यूपीए के दौरान फिर भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, एनडीए के दौरान परसेंटेज में कम बढ़ोतरी हुई है। इसलिए मैं याद करवाना चाहता हूं, क्योंकि व्हाट्सएप खूब आते रहते हैं, देखिए पहले किसान का एमएसपी इतनी थी, बढ़ के दुगनी हो गई है, किस बात की शिकायत कर रहे हैं किसान। बाकी नहीं देखते कि बाकी चीजों की क्या हालत हुई है देश के अंदर। ग्रोथ को परसेंट में देखना चाहिए, जैसा कि आप सैलरी का देखते हैं। उसकी तुलना करें तो सच ये है कि एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है वो देश में महंगाई के अनुरूप नहीं हुई है। खास तौर पे जितना लागत में बढ़ोतरी हुई है, फर्टिलाइजर में, कीटनाशक में, इन तमाम चीजों में, उसके बराबर बढ़ोतरी नहीं हुई है। और इसीलिए किसान की समस्या है। सरकार ने एक योजना भी बनाई, बड़ा सुंदर नाम था आशा, कि किसान की खरीद ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मंत्री जी ने कहा हम सुनिश्चित करेंगे हर किसान को एमएसपी कम से कम मिले। वो योजना लगभग ठप्प हो गई।
इसलिए परेशान है किसान और इसलिए किसान आंदोलन अब एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। तो क्या है किसान आंदोलन की मांग? मांग ये है कि सभी कृषि उत्पाद पर सभी किसानों को पूर्ण लागत के 1.5 गुना दाम की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। मतलब इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि सरकार सिर्फ 23 फसलों को जो घोषित करती है उसकी बजाय सभी कृषि उत्पाद जो है उस पे एमएसपी तय होनी चाहिए। फल, फूल, सब्जी, अंडा, दूध, तमाम चीजों पे, क्योंकि बेसिक स्पिरिट तो सबकी है ना। किसान ने, लोग कहते हैं कि किसान सिर्फ 23 की मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये 23 तो सरकार ने तय किए हुए। किसान कह रहे हैं कि 23 से आप शुरुआत कर दीजिए, लेकिन इसको अंततः सब तक बढ़ाना होगा। दूसरा कि एमएसपी की आज जो गिनती होती है, जिस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वो गलत है। जैसे मैंने कहा, इसका कोई तय फॉर्मूला है ही नहीं देश में। किसान कहते हैं आप स्वामीनाथन कमीशन का फॉर्मूला तय कीजिए, C2 यानी कि संपूर्ण कास्ट का 50% मुनाफा कम से कम इस लेवल पे रखिए। इससे ऊपर कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इतना तो कम से कम होनी चाहिए एमएसपी। और तीसरा, ये दान की तरह नहीं, कोई साधारण सरकारी योजना नहीं, सरकार के सर्कुलर नहीं, ये लीगल गारंटी हो। क्योंकि अगर लीगल गारंटी होगी तभी काम करेगी, नहीं तो सरकारें करेंगी नहीं। बार बार 60 साल से धोखा आ रहा है। किसान कह रहा है अब और धोखा नहीं चाहता। जैसे एनएफएसए का कानून है, जैसे मनरेगा का कानून है, जैसे शिक्षा का कानून है, उसी तरह से मुझे कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। इस मांग का आधार क्या है? पहला तो बड़ा साधारण नैतिक आधार है भाई, कि आप 60 साल से लिख के वायदा कर रहे हो ना, अपना वायदा पूरा कर दो। इसका गहरा एक मानवीय न्याय का आधार है कि इस देश में किसान की हालत बहुत खराब है। जितनी मर्जी बातें आपको कह लें लोग, ये अमीर किसान, अमिताभ बच्चन भी किसान हैं, ये हैं, टैक्स नहीं देते। सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि इस देश के 87% किसान परिवारों की मासिक आमदनी 10,000 रुपए से कम है। 87% की। 10,000 क्या होता है शहर के अंदर? सोचिए, महीने का 10,000 नहीं मिलता। और ये लोग कहते हैं अमीर किसान, पंजाब की चर्चा करते हैं। पंजाब के भी आधे 51% किसानों को खेती से महीने में 10,000 रुपए की इनकम नहीं होती है। बहुत बुरी हालत है। और दूसरा, गरीब उपभोक्ता की जरूरत है। अगर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा और किसान उस पर बच नहीं सकेगा, तो सरकार गरीब उपभोक्ता को कैसे उपलब्ध करवाएगी? तीसरा, सिर्फ इन 2 की बात नहीं है, सिर्फ जस्टिस की मांग नहीं है, देश की खुशहाली की मांग है। क्योंकि अगर किसान को 4 पैसा मिलेगा, किसान को अपनी मेहनत का दाम मिलेगा, तो किसान उसको खर्च करेगा। सारा इकोनॉमिक्स बताती है कि जो पैसा गांव में पहुंचता है वो पैसा तेजी से चलता है, क्योंकि वो लेके किसी तिजोरी में नहीं रखेगा, किसान खर्च करेगा। और जो पैसा खर्च हो रहा है वो देश के आर्थिक वृद्धि में, विकास में बहुत तेजी से मल्टीप्लायर का काम करेगा। इससे पर्यावरण का फायदा है। पर्यावरण का फायदा क्या है? अगर आप पूरी 23 फसलों के ऊपर देना शुरू करेंगे तो किसानों की ये जो निर्भरता है कि या तो गेहूं उगाएंगे या धान उगाएंगे या गन्ना उगाएंगे, ये 3 क्यों उगाता है? किसान को कोई प्यार नहीं इन 3 फसलों से, इसलिए उगाता है कि इन 3 पे उसको दाम मिलता है। अब बाकी फसलें दीजिए, किस पे दाम दीजिए, किसान बाकी फसलें उगाएगा, और बाकी फसलें उगाएगा तो फसलों का विविधीकरण होगा। ये जो जरूरत से ज्यादा ध्यान हरियाणा और पंजाब में हो रहा है, जिसकी वजह से सारा पानी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बहुत अच्छी नीति नहीं है। ये खत्म होगा अगर आप हरियाणा के किसान को कहेंगे तो चना उगा ले, पंजाब के किसान को कहेंगे आप मक्का उगा लीजिए, और आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना आज धान में मिल रहा है। वो क्यों नहीं बदलेगा? देश का विविधीकरण होगा, पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। और जैसे मैंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है खाद्य सुरक्षा। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध होने के कुछ तार्किक कारण है, कुछ अतार्किक कारण है। मैं नहीं कहता कि सारा विरोध केवल स्वार्थी लोगों द्वारा किया जा रहा है, बेवकूफ लोगों द्वारा किया जा रहा है, ऐसा नहीं। तार्किक कारण है इसके, लेकिन वो एक कंफ्यूजन की वजह से है। आप ध्यान दीजिए, एमएसपी के विरुद्ध जितने भी लेख या इंटरव्यू आपको मिलेंगे, वो एमएसपी की आलोचना नहीं है, वो दरअसल सरकारी खरीद की वर्तमान व्यवस्था की आलोचना है। और दिक्कत यह कि इन दोनों को हमने एक मान लिया है, क्योंकि कहीं
शुरू हुई थी जो एमएसपी किसान की दृष्टि से, वो एमएसपी अब सरकारी खरीद राशन की व्यवस्था के अंदर बदल गई है और लोगों को सरकारी खरीद के प्रोक्योरमेंट के सिस्टम से जो जो प्रॉब्लम है वो सारा कहते हैं एमएसपी की प्रॉब्लम है। देखिए इतना सारा धान और गेहूं एफसीआई के गोदाम में सड़ता है, देखिए तो सारी खरीद केवल पंजाब हरियाणा से होती है। हालांकि ये बात सच नहीं है, काफ़ी खरीद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका में भी हो रही है, लेकिन कुछ राज्यों से ज़्यादा खरीद हो रही है और सरकार इनएफिशिएंट है, दो ही फसलों पे कितना फोकस है। ये सब एमएसपी की दिक्कत नहीं है, ये आज की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की प्रॉब्लम है। और अगर 23 फसलों पर एमएसपी मिलनी शुरू हो जिस तरीके से मैं बताऊंगा, तो एमएसपी तो इन प्रॉब्लम्स का समाधान है। लोग समझते नहीं हैं, पर्यावरण की दृष्टि से ऐतराज करते हैं कि देखिए एमएसपी के कारण देश में केवल धान, हरियाणा पंजाब में पानी नहीं है, वहां धान हो रहा है। उसका समाधान है एमएसपी भाई। अगर आप एमएसपी देना शुरू करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। तो कुछ विरोध तो तार्किक है, लेकिन एक कंफ्यूजन की वजह से है इन दोनों चीजों। लेकिन उसके साथ साथ कानूनी गारंटी को लेकर एक वाजिब चिंता भी लोगों को रहती है कि भाई कानूनी गारंटी दे दी फिर क्या होगा, लोग कोर्ट कचहरी में जाएंगे, मांगेंगे, कैसे इसको लागू करेंगे, व्यवस्था कैसे बनेगी, बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। समझाऊंगा मैं, लेकिन ये सब वाजिब चिंता हो सकती है, समझता हूं, ये सही बात है, इसका उत्तर होना चाहिए। और कई बार किसान आंदोलन की तरफ से पूरा उत्तर आता भी नहीं है, तो लोगों के मन में तमाम डर होते हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे गहरा किसान विरोध के निहित स्वार्थ का खेल होता है। इस देश के अंदर इतना बड़ा एंटी फार्मर लॉबी है इस वक्त, जिसे चौधरी चरण सिंह ने पहली बार चिन्हित किया था, जो नहीं चाहती कि इस देश की नीतियों में किसान सबसे पहले आए, या पहले छोड़ दीजिए किसान आगे दिखे, ये भी नहीं चाहती। जो बार बार कहते हैं इकोनॉमी का क्या होगा, अरे भाई इकोनॉमी में इस देश के 50% नहीं है क्या? तो वो लोग जिन्हें इकोनॉमी में किसान दिखाई नहीं देता, किसान द्वेष, किसान के का विरोध, वो सब भी इसके पीछे है। तो वाजिब सवाल का क्या जवाब है? सवाल है कैसे लागू होगी एमएसपी की गारंटी। बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कि होगी कैसे। सबसे पहले बता दूं कैसे नहीं होगी, क्योंकि दो भ्रांतियां लोगों के मन में है। कई बार पुराने जमाने में किसान आंदोलन भी वो बातें कह दिया करता था, जिससे लोग और डर जाते थे, अरे बाबा ये होगा तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। पहला गलत जो भ्रांति है वो ये कि एमएसपी देने के लिए आपको सरकार को सब फसलें खरीदनी पड़ेगी, या जो फसल एमएसपी के नीचे चल रही है वो पूरी की पूरी फसल सरकार को खरीदनी पड़ेगी। लोग कहते हैं भैया कहां से खरीदेंगे, इतना पैसा कहां से आएगा, इतना स्टॉक कहां से आएगा, कैसे संभव होगा? मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसान ये नहीं मांग रहे, किसान ये नहीं कह रहे कि सरकार सारी फसल खरीदे। किसान ये कह रहे हैं कि मेरी जेब में उतना पैसा आए जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, वो सरकारी खरीद से आए, बाजार की खरीद से आए, किसी और तरीके से आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, कई बार लोग इसका एक और भ्रांति फैलाते हैं, वो शॉर्टकट वाली भ्रांति है कि अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आप एक कानून बना दो कि एमएसपी के नीचे जो खरीदेगा उसको जेल में डाल देंगे। सुनने में बड़ी सुंदर लगती है बात, एक्चुअली इससे किसान का नुकसान हो जाएगा। और वो इसलिए कि ऐसा कानून आप बना दीजिए, जब मार्केट का प्राइस बहुत कम होगा, आप व्यापारी को कहेंगे अगर इससे नीचे तुमने खरीदा तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। व्यापारी क्या करेगा? दुकान बंद कर देगा, शटर अपना डाउन कर देगा, कहेगा थैंक यू वेरी मच, और पिछले दरवाजे से किसान को बुलाएगा, आजा बेचना है तो बेच ले। किसान की हालत और खराब हो जाएगी। और सच बात यह है, कई राज्यों के कानून में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली कानून बना देने से किसान को फायदा नहीं होगा जब तक सरकार आके इसकी गारंटी ना ले। तो फिर कैसे होगा? इसकी त्रिवेणी है, तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा सरकार को एक साथ देने के लिए। पहला, आज जो सरकारी खरीद हो रही है उसको थोड़ा बढ़ाना होगा। बढ़ाना केवल एमएसपी के लिए नहीं, वो उन चीजों के लिए जो सरकार वैसे भी करना चाहती है। मिड डे मील स्कीम में दूध, अंडा, फल ज्यादा मिलने चाहिए, करेंगे, किसान का सामान खरीदा जाएगा। दूसरा, देश भर से बार बार रिकमेंडेशन आ रहा है कि राशन में आप गेहूं चावल के साथ साथ दाल और तेल दीजिए।
ये दो करेंगे, सरकार को इसकी खरीद करनी पड़ेगी। सरकार बार बार कह रही है कि मोटे अनाज को खाइए, तो भाई आप उसको खरीद लीजिए ना। सरकार की अपनी योजनाओं के लिए आप खरीद करना शुरू कीजिए, थोड़ी सी खरीद बढ़ जाएगी। जितनी आज हो रही है उससे 5-10% ज्यादा खरीद होनी शुरू हो जाएगी। इससे किसान का फायदा होगा। एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मार्केट इंटरवेंशन। सरकार बाजार में दखल दे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइसेस ना गिरे। वो कैसे हो सकता है? उसके लिए सरकार को ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। बाजार में किसी चीज का 5% भी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए, प्राइस 25% गिर जाता है उसका। बस सरकार 5-10% खरीद ले, इतने में प्राइस स्टेबल हो जाता है। कॉटन कॉर्पोरेशन हर साल ये काम करती है। जैसे ही प्राइसेस गिरने शुरू हुए, सरकार आगे आती है, कहती है ठीक है हम खरीद रहे हैं एमएसपी पे, 3 दिन आप खरीदिए, मार्केट अपने आप ऊपर आएगा, और सरकार उस टाइम पीछे हट जाती है। इसे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं। इसके लिए बजट हुआ करता था, मोदी सरकार ने इस स्कीम को चौपट कर दिया, पिछले साल ऑलमोस्ट बंद कर दिया इस स्कीम को। इसके साथ में एक वेयर हाउस रिसीट स्कीम है, जिसके तहत किसान अपनी फसल तत्काल बेचने पे मजबूर नहीं होता। वो गोदाम में अपनी फसल रख देता है, और गोदाम से उसको जो रसीद मिलती है उसके बदले में बैंक से पेमेंट मिल सकता है। तीसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जितनी भी योजनाएं हैं ऐसी हैं जिससे किसान को नुकसान होता है। जब किसान को 4 पैसे मिलने शुरू होते हैं, सरकार एक्सपोर्ट बैन लगा देती है, और अगर डोमेस्टिक प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए, सरकार इंपोर्ट करवाना शुरू कर देती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीति किसान को बेहतर दाम के लिए कीजिए। इन 3 चीजों से किसान का मार्केट रेट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। आप कहेंगे अगर फिर भी गिरा तो सही बात है, फिर भी हो सकता है। उसके लिए तीसरा मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं डेफिसिट पेमेंट, भावांतर भुगतान। सरकार कहेगी हमने तमाम तरीकों से कोशिश कर ली, फसल का दाम ना गिरे, लेकिन हमने एमएसपी डिक्लेयर किया था 2200, फिर भी बाजार में 1900 ही रहा, 300 रुपए का आपको घाटा हुआ। ये आपके बैंक में 300 रुपए के हिसाब से पैसा। चाहे तो सरकार रसीद वसीद भी ना ले। ये योजना ट्राई की जा चुकी है मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, और दुनिया भर में डेफिसिट पेमेंट की स्कीम यूज की जाती है। वो कीजिए, मतलब सरकार को खरीद के गोदाम में रख के सड़ाने बेचने की कोई जरूरत नहीं है, बस भावांतर भुगतान कर दीजिए। सरकार ये कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना पैसा इस पे खर्च होगा, और आपने जरूर सुना होगा कि अरे बाप रे, इससे तो सरकार डूब जाएगी, 10 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया खर्च होंगे। याद रखिए, ये भ्रांति पर आधारित आपको डराने के लिए दिए गए फिगर हैं। 10 लाख करोड़ तब कब खर्च होंगे? जब सरकार सारा गेहूं खरीद लेगी, सारा धान खरीद लेगी, सारा तिलहन दलहन सब कुछ खरीद लेगी, और खरीद के उसे आग लगा देगी, तब खर्च होगा। याद रखिए, सरकार जब खरीदती है तब बेचती भी है। खरीद और बेच का जो अंतर है, सिर्फ वही सरकार की लागत है, उससे ज्यादा सरकार का खर्चा नहीं है। और वैसे भी जो मैंने आपको बताया, सरकार को सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। कितना खर्च होगा? पिछले साल के लिए अनुमान लगाया गया, क्रिसिल नामक एक संस्था ने अनुमान लगाया कि अगर पिछले साल जो एमएसपी चल रही है, जो पूर्ण नहीं है, उसके हिसाब से अगर सरकार देती तो सरकार का 21,000 करोड़ रुपया खर्च होता। हमने पिछले साल अच्छा साल था किसानों के लिए, हमने अनुमान लगाया 3 साल पहले का, उस साल के लिए हमारा अनुमान ये था 47,000 करोड़ रुपया खर्च होता। ये कितना है? देश के बजट का 1% भी नहीं है, 0.5% है 21,000 करोड़ रुपया। क्या किसान के लिए 1% खर्च नहीं हो सकता? और अगर आप स्वामीनाथन कमीशन के रेट पे देंगे तो इससे ज्यादा खर्च होगा। उसके लिए हमने अनुमान लगाया था शायद 2 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, यानी कि इस देश के टोटल बजट का 4%। बजट का 4%, देश की 54% आबादी के लिए 4% खर्च नहीं कर सकते आप। जबकि इंडस्ट्री को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है, जबकि मित्रों का टैक्स, कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स करने की कम करके 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है, जबकि 14 लाख करोड़ रुपए का बजट का लोन माफ कर दिया गया है। किसानों के लिए पैसे नहीं है क्या? पैसा है, पैसा दिया जा सकता है, बशर्ते की इच्छा हो। तो आखिरी बात, सरकार मानती क्यों नहीं है? भाई मानती इसलिए नहीं है कि गारंटी दे दी,
तो लागू करनी पड़ेगी। सिर्फ बोल के डायलॉग बाजी से अब काम नहीं चलेगा। मानती इसलिए नहीं है कि पैसा मित्रों के लिए तो है, किसानों के लिए नहीं है। मानती इसलिए नहीं है कि इस देश की जो किसानों गांव छोड़ो योजना जो है, बाकी सब योजनाओं से बड़ी योजना ये इस सरकार की अघोषित योजना, किसानों को खेत से बाहर निकालो, गांव से बाहर निकालो और खेती कंपनियों के हाथ में, तो ये योजना धराशायी हो जाएगी। इस योजना में दिक्कत आ जाएगी। और मानती इसलिए नहीं है कि सबको लगता है कि किसान से क्या फर्क पड़ता है, 4 साल रोएगा, 5वें साल जब वोट देने का टाइम आ जाएगा तो किसान थोड़ी रहेगा, तब वो यादव हो जाएगा, कुर्मी हो जाएगा, जाट हो जाएगा, कश्यप हो जाएगा, अलग अलग जाति में बढ़ जाएगा। जिस दिन किसान एक हो गया, जिस दिन किसान किसान की तरह खड़ा हो गया, सारे तर्क समझ आ जाएंगे, जेब में पैसा आ जाएगा, इच्छा शक्ति आ जाएगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है। इसीलिए किसान का जो आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन एमएसपी हासिल करने के लिए अनिवार्य शर्त है। किसान जब तक सड़क पे नहीं उतरेगा अहिंसात्मक, शांतिमय, लोकतांत्रिक तरीके से, तब तक उसे कुछ हासिल नहीं होगा। एमएसपी का सवाल राजनीतिक सवाल